welcome to all students in this most interesting topic, money and credit. Today again we will like to discuss something more about money and especially banking system, origin of banking system and all other points which is necessary for you all the students. Really, barter system was a very traditious system, and there were so many problems in that system, and lastly we have come in money system, that is the medium of exchange to all goods and services. यानी बार्टर सिस्टम पर जैसा कि पहले मैंने कहा बहुत परेशानी देखी, बहुत परेशानी, किंतु बाद के कालखंड में महसूस किया गया कि नहीं, प्रचलन में रुपया का होना परम आवश्यक है, जिसको सरकार के द्वारा मान्यता दी गई, और उसके बाद से तमाम प्रकार की गतिविधियां बड़े सुचारू तरीके से मुद्रा मीडियम जब बना, माध्यम जब बना एक्सचेंज का, तो संचालित होने लगा। अब चूंकि देश के द्वारा, सरकार के द्वारा वैलिडिटी है रुपये की, इसलिए रुपयों पर जनमानस की आकर्षकता बेहद अधिक हो गई, और यही कारण है कि इसका हम लोग उदाहरण लेते हैं कि मुद्रा मानो मैग्नेट है जो हर किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं होती है, कहीं देख ले कि वहां रुपया है तो जनमानस उसको प्राप्त करने की बेहद चेष्टा करते हैं, और आज के युग में रुपया के बिना, धन के बिना, मनी के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। यही कारण है इस युग को हम लोग इकोनॉमिक इरा के रूप में जानते हैं। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी। अब जब मनी सिस्टम में हम लोग आ चुके हैं, तो भाई धन है, रुपये पैसे रखा कहां जाए, इसके लिए कोई ऐसा संस्थान होना चाहिए। तो पहले कैसा होता था, आप लोग अपने दादाजी लोगों से पूछेंगे तो वो लोग कहानी बताएंगे कि पहले के समय के लोग, उनके पास जो भी रुपये पैसे होते थे, सोना चांदी हीरा जवाहरात, उसको मिट्टी के घड़ा में, मिट्टी के अंदर में छिपा के रखते थे। उस समय में अधिकांश लोगों का, भारत गांव का देश है, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश 80 से 90% लोगों के पास फूस का घर हुआ करता था। बांस आदि की सहायता से वो घर बनाए जाते थे, तो बांस में छिद्र करके उसी में रुपये वगैरह रखे जाते थे, या फिर मिट्टी के घड़ा में नीचे में मिट्टी के भीतर में रखा जाता था। तो इस तरह से कभी कभी श्री गणेश जी की सवारी की कृपा हो जाती थी उस पर, तो कभी कभी क्या होता था
कि व्यक्ति बिना बताए हुए यदि चल बसे तो ऐसी स्थिति में कहा गया रुपया, कहा वो सोने चांदी का घड़ा, पता ही नहीं चलता। और उस पर से चूंकि उस समय बेहद गरीबी थी, भुखमरी थी, अशिक्षा थी, तो उस समय में मार काट, खून खराबा, डकैती, चोरी, लूट खसोट ये व्यापक पैमाने पर था। तो उससे भी डर था। तो बाद के कालखंड में यह महसूस किया गया कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और इसी का एक डेवलप्ड रूप को हम लोग आज बैंक के रूप में जानते हैं। वैसे बैंक का इतिहास भी पुराना है। आपको जब ऑफलाइन क्लास में जब हम चर्चा करेंगे तो 4-5 घंटे बढ़िया से डिटेल्स में लेंगे, 2-2.5 घंटा या 3 घंटा तो डिटेल्स में बताएंगे, किंतु संक्षिप्त में आपको भी जानने की आवश्यकता है। तो इसमें ये 1770 ईस्वी में इसका जिक्र हुआ है, जब कलकत्ता में, उस समय कलकत्ता कहलाता था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान के रूप में वो जानता था, किंतु आज वह अस्तित्व में नहीं है। इसीलिए इसको अब नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद क्या है कि सबसे पहले तो यह चीज जानिए कि बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो जन सामान्य व्यक्ति का जमा को स्वीकार करता है और उससे उसी जमा के आधार पर ऋण भी प्रदान किया जाता है, और उसी जमा के आधार पर क्रेडिट भी क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है ना? तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं, बैंक कैसे, गांव घर में एक कहावत है, आप लोग भी शायद सुने होंगे, जानते होंगे, मछली के तेल से मछली का फ्राई किया जाना। बैंक के पास अपना कुछ नहीं होता है। बैंक जो आम पब्लिक के द्वारा रुपये जमा किए जाते हैं उसको स्वीकार करता है, और उसी जमा को, क्योंकि बैंक जब जमा लेता है तो उसको अपने पास यूं ही रखता नहीं है, बल्कि आम पब्लिक के बीच में वह ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। बेहद इंटरेस्टिंग है, बताऊंगा डिटेल्स में, किंतु आज थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पर हम लोग को चलना चाहिए। तो पहले जैसे आजकल देखते होंगे आप लोग कि कोई एलआईसी का एजेंट रहता है ना, तो दूर दराज से ही देखता है ना, माता पिता घर में देख लेते हैं तो बचवा को कहता है, रे वो फल्लमा आ रहा है, वो एजेंट है, दिमाग खराब करेगा। हम आंगन भीतर चले जाते हैं, रूम में चले जाते हैं, यदि आएंगे तो कहना मार्केट वगैरह गए हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इससे भी बेहद अधिक संघर्ष करना पड़ा था बैंक को स्टेब्लिश करने में तत्कालीन लोगों को। यानी कि एलआईसी में जैसे रुपये जमा करने की बात होती है तो जनसामान्य लोग बहुत उसको अवॉइड करते हैं। एजेंटों के द्वारा बहुत आकर्षक, उत्साहवर्धक नीति को जनसामान्य के बीच में बताने पर व्यक्ति प्रभावित होते हैं, फिर उसमें कौन पॉलिसी वगैरह करवाते हैं। उसी प्रकार से प्रारंभिक कालखंड में जब बैंकिंग सिस्टम का प्रादुर्भाव हुआ था, जन सामान्य के बीच में जब जाते थे ऐसे कर्मी,
तो लोगों को बताते थे तो पता ही नहीं चलता, विश्वास ही नहीं होता था कि कहीं ऐसा न हो जाए कि रुपया हम जमा कर दें और बाद में हमको रुपया ही नहीं मिले, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, आदि आदि। तो पहले बैंक में अकाउंट्स खोलाने के लिए भी उसी प्रकार से बहुत पापड़ बेलना पड़ता था, लोग खुलवाना नहीं चाहते थे। बताया गया बैंक कर्मियों के द्वारा, भाई साहब आपके घर में रुपये पैसे यदि अतिरिक्त कुछ रहते हैं तो चोरी डकैती का भय रहता है, कभी आपदा आ गई उसकी समस्या रहती है तो आपका धन बर्बाद हो सकता है, किंतु आप यदि हमारे पास अपनी बचत को अपने ब्रांच में यदि रखते हैं, बैंक में रखते हैं, तो उसके बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा और रुपये की पूरी गारंटी ली जाएगी कि आपको जब चाहेंगे जिस समय में चाहेंगे वो रुपया आपको लौटाया जाएगा विथ इंटरेस्ट। बहुत मेहनत करना पड़ा था। खैर इसके इतिहास में बहुत हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, किंतु बैंक का ये तो फिर विलुप्त हो गया, यह अस्तित्व इसका समाप्त हो गया 1770 की जो बात है। 1806 ईस्वी में एक कोलकाता बैंक के नाम से, कलकत्ता बैंक के नाम से एस्टेब्लिश हुआ, फॉर्म हुआ, और इसी में बाद में 3 बैंक का विलय हुआ। उसको कहते हैं बैंक ऑफ, बाद के कालखंड में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बम्बई। उसमें बम्बई था, आजकल मुंबई कहलाने लगा है। और तीनों मिलके बाद के कालखंड में, ये कहा 1806 ईस्वी है और कहा अब यह 1921 ईस्वी में हम पहुंच रहे हैं। तीनों का विलय इसमें हुआ और सब मिल करके एक नाम आया, इंपीरियल बैंक। इसीलिए इसको अब पुराना, सबसे पुराना बैंक माना जाता है, जो अस्तित्व में भी है। इसी का रूपांतरण अब दूसरे रूप में हुआ, जो हम बताएंगे अभी। तो 1921 ईस्वी में इन बैंकों का विलय होने के बाद एक नया नामकरण बना, उस बैंक का नाम बना, वो क्या हो गया, क्या कहलाया, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये 1921 की बात है। ये लंबा समय तक एक रनिंग किया, किंतु बाद के कालखंड में इसी का रूपांतरण हुआ, जो 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में इसका नाम बदल के हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अभी स्टेट बैंक के रूप में जाना जाता है। ये 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। इससे पहले 1921 ईस्वी में बैंक ऑफ इंपीरियल, यानी इंपीरियल बैंक बना। इससे भी पहले के यदि इतिहास में हम जाते हैं तो देखते हैं कि 1806 ईस्वी में ही एक कोलकाता बैंक के नाम से इस्टेब्लिश हुआ, और बाद के कालखंड में एक लंबे अंतराल के बाद में 3 बैंकों का विलय हुआ, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बम्बई। उसमें बम्बई के रूप में ही जाना जाता था। और उसके बाद इन तीनों का नाम 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक के रूप में जाना गया, और यही 1955 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कन्वर्ट हुआ, और यह भारत का भी सबसे बड़ा बैंक है। और इस बैंक को हम, यानी जितने भी इस प्रकार के बैंक को हम लोग चर्चा करेंगे, तो ये सारे के सारे बैंक कॉमर्शियल बैंक कहलाते हैं। सारे के सारे बैंक 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं रिजर्व बैंक, जो भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है।
केंद्रीय बैंक, एकमात्र बैंक है भारत का केंद्रीय बैंक जिसको हम लोग रिजर्व बैंक के रूप में जानते हैं, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 ईस्वी में हुई थी और उस समय से निर्धारित समय के अनुसार कालखंड में गवर्नर उस बैंक के लिए अपॉइंट होते रहे और इस बैंक का सबसे बड़ा जो कार्य है वह क्या है कि रुपया को छापना और जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उन तमाम बैंकों को संरक्षण प्रदान करना। अब ये कॉमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक और कॉमर्शियल बैंक में किस प्रकार का संबंध है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, किंतु बाद के क्लास में और डिटेल्स में कंटिन्यू चलते रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है कैसे कैसे इसमें आप देखेंगे कि गजब का, जिसको कहते हैं गांव घर में कि जादुई जादुई छड़ी के रूप में बैंक काम करता है और अपना कुछ भी नहीं रहने के बावजूद पर्याप्त आय कमाता है, पब्लिक को भी इंटरेस्ट देता है, डिपॉजिटर को, और उत्तरोत्तर इसका विकास हो रहा है। ये बात अलग है कि आज के कालखंड में बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम अगले दिन इस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में रिजर्व बैंक के जो है गवर्नर वो श्री शिवकांत दास जी हैं, जो 11 सितंबर 2018 से इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ। इससे पहले उर्जित पटेल जी थे, उससे पहले और थे, यानी कि 1935 से आज तक सबका कालखंड बना हुआ है। कोई 4 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल, अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी उसको अपॉइंट किया जाता है सरकार की ओर से। ठीक है, तो आज हम लोग इतना है। लेकिन अब ये कॉमर्शियल बैंक जो है, भारतवर्ष में जितने भी बैंक हैं ये रिजर्व बैंक को छोड़कर, भारतवर्ष में जितने भी बैंक हैं रिजर्व बैंक को छोड़कर सबके सब कॉमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ कैनरा, इलाहाबाद बैंक, रामखेलान बैंक, बटेश्वर बैंक, जितना भी बैंक का नाम आप जानते हैं वो सबके सब कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना। लेकिन एकमात्र बैंक है भारत का केंद्रीय बैंक जो भारत का रिजर्व बैंक के रूप में जाना जाता है। यह है भारत का जो प्रधान बैंक है और इसमें अब इसके बारे में बताएंगे कि इसका फंक्शन किस प्रकार का होता है और फिर कॉमर्शियल बैंक के साथ इसका रिजर्व बैंक का किस प्रकार का संबंध रहता है। तो मुझे लगता है कि इस पर डिटेल्स में चर्चा अभी तत्काल 1-2 मिनट में तो हो नहीं सकता है, हो सकती है, इसमें घंटों लगेंगे। इसलिए अगले दिन फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।